हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायरी पे। आज हम बात करेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के डेफिनेशंस पर। हम बात करेंगे मीटर होता क्या है, मीटर की डेफिनेशन है क्या। हम बात करेंगे किलोग्राम क्या होता है, केजी क्या होता है। हम बात करेंगे सेकंड क्या होता है, केल्विन क्या होता है, कैंडेला क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, मूल क्या होता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन क्या होता है। चलिए अपने पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। व्हाट इज़ मीटर? एक्चुअली मीटर होता क्या है, एक मीटर हम किसे कहेंगे। देखिए, एक मीटर का जो डेफिनेशन है ये चेंज होता गया है। इसका आज का जो फाइनल डेफिनेशन है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या क्या डेफिनेशंस थे इसके, इस पर बात नहीं करेंगे हम। तो एक मीटर होता क्या है? 1 मीटर इज द लेंथ इक्वल टू 1650763.3 wavelengths in vacuum of the radiation emitted due to transition between the level 2p10 and 5d5 of isotope of krypton 86 atom। इसको हम लोग थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं। क्रिप्टन 86 एटम्स के आइसोटोप। तो पहली बात कि आइसोटोप होता क्या है। तो आइसोटोप हम उन एटम्स के एलिमेंट को हम आइसोटोप्स कहते हैं कि एलिमेंट सेम होंगे, एक ही तरह के एलिमेंट। जैसे हम कार्बन का बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो आइसोटोप्स वे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को छोड़ के आप ये बोल सकते हैं कि जिनके प्रोटॉन्स की संख्या सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होगी। जैसे कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, C12, C13, C14। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी मैं इसको थोड़ा गलत तरीके से लिखा, C12, क्योंकि इसका एटॉमिक मास होता है C13 और C14। हाइड्रोजन और C, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, इन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से जानते हैं। ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है, ये ट्रिटियम होता है। ओके, तो इनमें देखिए इसके जो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है 666 होता है। और आप जानते हैं कि जो उसके एटॉमिक मास होते हैं वो बने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 7 और यहाँ 8। ओके, तो ये हो गया कार्बन के आइसोटोप्स। वैसे क्रिप्टन के आइसोटोप्स होते हैं और हम उस क्रिप्टन का बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 86 है, यानी हाँ एटॉमिक नंबर 86 है। ओके, तो क्रिप्टन के जो एनर्जी लेवल्स हैं, आप जानते हैं क्रिप्टन कोई भी जो एटम होता है उसमें एनर्जी लेवल होते हैं। ये होता है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, इस तरह से ऑर्बिट होते हैं। इसमें K, L, M, फिर N, फिर O, इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हम सेल्स भी कहते हैं। ये ऑर्बिट एक एनर्जी लेवल है, आप बोल सकते हैं ये एक एनर्जी लेवल है, क्योंकि ये हर एक जो ऑर्बिट होता है वो अलग अलग एनर्जी को कैरी करता है। और जैसे जैसे हम आउटवर्ड शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता है। ओके, तो K, L, M, N, O, दीज आर ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स के जो क्वांटम नंबर होता है जिसको हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5, मैंने इसको एड्रेस किया जाता है K को 1 से, L को 2 से, M को 3 से, N को 4 से, O को 5 से। ओके, नाउ हर एक ऑर्बिट में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, ऑर्बिटल्स S, P, D, F, ये वही ऑर्बिटल्स होते हैं। तो K में सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, दैट इज S। L में 2 होता है, S और P। M में 3 होता है, S, P, D। N में 4 होता है, S, P, D, F। O में S, P, D, F। इस S को 0 से दिखाया जाता है, एड्रेस किया जाता है। 0, इसको 1 0 1 2 0 1 2 3, इस तरह से। ऑलराइट, तो अब जो है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, किन दो एनर्जी लेवल के बिटवीन हो रहा है, बीच में हो रहा है, 2p10 एंड 5d5। ओके, 2p10 एंड 5d5।
तो 2 मीन्स यहाँ पर के सेल का एल का बात हो रहा है, एस एल सेल का बात हो रहा है। पी मीन्स इस ऑर्बिटल का बात हो रहा है, एल ऑर्बिट के पी ऑर्बिटल, और 10 मीन्स वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। ओके, 5d5, 5 मीन्स ओ ऑर्बिटल का बात हो रहा है, डी मीन्स उसके उसके डी ऑर्बिटल का बात हो रहा है। ओके, तो यानी ओ से लेके एल, हम जानते हैं कि ओ का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ओ का एनर्जी ज़्यादा है एल के कंपेयर पे, तो यानी 5d5 से 2p10 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करें इस तरह से, तो कहीं है, मान लीजिए ए एनर्जी लेवल जो है वो आपका है 5d5, तो यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मान लेते हैं कि ये ला है हमारा 2p10, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इस ट्रांजिशन के जरिए जो रेडिएशन निकल रहा है, वो तो एक वेव ही है, वेव के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो एक बात और भी जानिए कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। तो इस वेव के क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, या फिर ट्रॉ और ट्रॉ के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं वेवलेंथ, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसके कहते हैं हम लोग वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये होता है वेवलेंथ। तो इस ट्रांजेक्शन के जरिए 5d5 से 2p10 में जो ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, उसके चलते जो रेडिएशन निकला, उस रेडिएशन का इतना सारा वेवलेंथ ही है 1 मीटर। यानी 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है वो कितना वेवलेंथ के बराबर होता है, 1650763.3 वेवलेंथ, इतना नंबर ऑफ वेवलेंथ्स के बराबर होता है। और कौन से रेडिएशन का, ना जो रेडिएशन इस ट्रांजेक्शन के जरिए हमें पता होगा, इलेक्ट्रॉन के इस ट्रांजेक्शन के जरिए जो हमें रेडिएशन मिलेगा, उसका इतना सारा वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉप। तो यानी 1 मीटर इतना सारा इस तरह का वेवलेंथ के बराबर होगा, इतना सारा वेवलेंथ के बराबर होगा। ऑलराइट, लेकिन बाद में फिर इसे रीडिफाइन किया गया 1983 में, इसको रीडिफाइन किया गया और क्या कहा गया, 1 मीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792498 सेकेंड ऑफ द इन द ईयर और वैक्यूम। अब इसको समझिए, ये लाइट का ही स्पीड है जो हम देख रहे हैं, इतना भारी भरकम एक संख्या, ये लाइट का स्पीड है। इसको हम 3 × 10⁸ ये भी कह सकते हैं। ओके, लगभग 3 लाख, ये 3 लाख, लगभग 3 लाख, देखिए 2 के बाद 99 है, तो हम इसको 3 लाख मान सकते हैं। ऑलराइट, अब हम जानते हैं कि लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 3 × 10⁸ मीटर। ओके, अब आप सोचिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक है वो डिस्टेंस 3 × 10⁸ मीटर। अब मैं इसको इतना डिस्टेंस को जो कि 3 × 10⁸ मीटर है, इसको मैं कितना भाग में बांटूंगा, 3 लाख भाग में बांटूंगा। अच्छा, मैं अगर किलोमीटर में बोलूँ तो 3 लाख किलोमीटर बोलूँगा। ओके, 3 लाख किलोमीटर बोलूँगा। इससे पहले मैं जितना बोल रहा था 3 लाख किलोमीटर, एक्चुअली अगर मैं इसको मीटर में बोलूँगा तो 3 लाख नहीं बोल सकता, तो मुझे उसको 3000 लाख किलोमीटर बोलना होगा, क्योंकि देखिए 3000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो दिस इज लाख, तो 3000 लाख मीटर। अगर मैं किलोमीटर में बोलूँ तो 3, ये हो गया 3 किलोमीटर इंटू 10⁵, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर। तो अगर मैं किलोमीटर में बोलूँ तो 3 लाख किलोमीटर, और अगर मैं मीटर में बोलूँ तो 3000 लाख किलोमीटर, 3000 लाख मीटर। ओके, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, यहाँ पर 3 लाख मैं बोला, 3 लाख नहीं, एक्चुअली 3000 लाख पार्ट। ओके, 3000 लाख पार्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस डिस्टेंस को जो कि 3000 लाख मीटर है, 3000 लाख मीटर है, इसको मैं 3000 लाख पार्ट में बांटूंगा, 3000 लाख पार्ट में इस तरह से बांटूंगा, और उसका एक पार्ट जो होगा दैट इज़ 1 मीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसको 3000 लाख पार्ट में बांटने के बाद जो हमें एक पार्ट मिला दैट इज़ 1 मीटर, यही चीज़ बोलना चाह रहा है। ऑलराइट, व्हाट इज़ 1 मीटर? 1 मीटर मीन्स इतना वाला पार्ट, इतना वाला हिस्सा। ओके,
इतना डिस्टेंस का इतना वाला हिस्सा, एक हिस्सा, दैट इज 1 मीटर. Okay, right now what is kilogram? What is kilogram? इससे पहले हम किलोग्राम को कैसे डिफाइन किए थे ना, 1 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम, 1 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में जितना H2O कंटेन कर सकता है, उस H2O का क्वांटिटी को हमने कहा था 1 kg. ये डेफिनेशन था पहले, लेकिन डेफिनेशन को फिर से चेंज किया गया. नाउ it is the mass. What is 1 kg? Now, it is the mass of the platinum iridium cylinder, 90% platinum and 10% iron, having its diameter equal to its height, kept in International Bureau of Weight and Measures, observed Severs near Paris, France. 1 kg होता क्या है ना, जो प्लेटिनियम इरिडियम का रॉड है और वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है. तो सिलिंड्रिकल प्लेटिनियम इरिडियम रॉड जिसका डायमीटर और हाइट इक्वल होगा, और वो कितना होगा, 3.9 सेंटीमीटर. तो हाइट भी, सॉरी, उसका डायमीटर भी इतना होगा और हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर, इतना ही होगा. तो ये जो सिलिंड्रिकल रॉड है, ये सिलिंड्रिकल रॉड जिसका डायमीटर और हाइट इक्वल है, और इसमें 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है. ऑलराइट, इस रॉड की जो मास है वही होगी 1 kg. ये फिक्स किया गया. ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड? इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑक्युपाइड बाय 9,192,631,770 vibrations corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the cesium-133 atoms in the ground state. Okay, तो इसमें क्या बोला गया है, अगेन 2 हाइपरफाइन लेवल्स. तो 2 हाइपरफाइन लेवल है, मतलब फिर से यहाँ पर एनर्जी लेवल का ही बात किया गया है, और ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल है. यानी जो सीजियम है, सीजियम का पहला के सेल का बात हो रहा है. ओके, के सेल इज द ग्राउंड स्टेट. ऑलराइट, तो इस ग्राउंड स्टेट में भी बहुत सारे हाइपरफाइन एनर्जी लेवल है, यानी एक ही सेल में बहुत सारे फिर एनर्जी लेवल है. तो दीज आर 2 हाइपरफाइन एनर्जी लेवल, और इसके बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसके चलते जो रेडिएशन निकल रही है. ओके, तो उन रेडिएशन का इतना वाइब्रेशन होने के लिए जो समय लग रहा है, 9,192,631,770 वाइब्रेशंस होने के लिए जितना टाइम लग रहा है, वही हो गया 1 सेकेंड. दोबारा समझाते हैं. देखिए, कोई भी रेडिएशन होता है वो इस तरह का होगा, वेव के फॉर्म पे होगा. ओके, तो एक वाइब्रेशन कौन सा होता है? व्हाट इज 1 वाइब्रेशन? दिस इज 1 वाइब्रेशन. 1 ड्रॉ 1 क्रेस्ट, 1 ड्रॉ, दिस इज 1 वाइब्रेशन. अगर मैं बोलूँ कि इस वेव में कितने वाइब्रेशन है, तो 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन, 4 वाइब्रेशन, और एक इधर बना दो तो 5 वाइब्रेशन. ये 5 वाइब्रेशन हुआ. तो इस तरह से कितना वाइब्रेशन होगा? 9,192,631,770 वाइब्रेशन. इतने सारे वाइब्रेशंस होंगे. इतने सारे वाइब्रेशंस होने के लिए जो समय लगा, दैट इज 1 सेकेंड. यानी हम बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये रेडिएशन कितना वाइब्रेट कर रहा है, इतना वाइब्रेट कर रहा है. तो इतना वाइब्रेशंस के लिए जो समय लगा, दैट इज 1 सेकेंड. और वो रेडिएशन कहाँ से निकलेगा? बिटवीन द 2 हाइपरफाइन्स लेवल ऑफ द cesium-133 atom. Alright, that is the definition of second. Okay, right now Kelvin. What is Kelvin? It is the unit of the temperature and is defined as 1/273.16 fraction of the thermodynamic temperature at a triple point of water. इसको भी थोड़ा तोड़ के समझते हैं. ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट एक टेम्परेचर होता है. ट्रिपल पॉइंट एक टेम्परेचर होता है. दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर ना, जिसमें वाटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों अवस्था में रह सकता है, तीनों स्टेट में रह सकता है. आपने देखा होगा कि एक ही समय में बर्फ भी है. ओके, बर्फ मीन्स हो गया यहाँ सॉलिड. एक ही टाइम पे उसमें आप वाटर भी देख सकते हैं, और एक ही टाइम पे उस पर आप उठते हुए भाप को भी देख सकते हैं. बर्फ से कभी कभी आपको भाप दिखाई देता होगा. तो उस समय जो हमारा वाटर है, जितने टेम्परेचर पे होगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रिपल पॉइंट. ऑलराइट, तो ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर, दैट इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर. ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर को हम लोग थीटा मान के चलते हैं. चलिए, थीटा मान के चल रहे हैं. ठीक है, हम नहीं जानते कौन सा टेम्परेचर है, कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको थीटा मान के चल रहे हैं.
तो क्या बोला गया है ना, इस ट्रिपल पॉइंट वाला जो टेम्परेचर है इसका 7273.16 पार्ट, इतना इतना वाला पार्ट, यानी इस टेम्परेचर को जब हम इतने भाग में बांटेंगे तो उसका एक भाग जो होगा, वो हम मान लेते हैं कि वो है आपका θ1 टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज नोन एज केल्विन, यानी दैट θ1 टेम्परेचर इज नोन एज केल्विन। यानी हम बोल सकते हैं कि एक केल्विन जो होता है 1/273.16 part of the temperature when water is at triple point temperature. Okay, triple point temperature. ओके, यानी एक केल्विन हम बोल सकते हैं, अगर हम उस ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर को थीटा मान लेते हैं तो 1 केल्विन इज इक्वल टू θ/273.16। ऑलराइट, नाउ वर्ड इज कैंडेला। कैंडेला होता है क्या? ठीक है, कैंडेला का भी यहाँ पर दो डेफिनेशन है। हम पहला डेफिनेशन पे बात करेंगे और फिर जो उसको रीडिफाइन किया गया उस डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो 1 कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ 1/6 लाख square meter of the black body at a temperature of the freezing platinum, that is the temperature under the pressure of, this is the pressure, Newton per meter square। ओके, क्या कहना चाह रहा है? 1 कैंडेला होता है क्या ना, 1 कैंडेला वो लुमिनस इंटेंसिटी होता है जो हमें फ्रीजिंग प्लेटिनम, सपोज दिस इज द फ्रीजिंग प्लेटिनम, यहाँ बनाते हैं, मान के चलते हैं कि ये वो फ्रीजिंग प्लेटिनम है। ओके, ये फ्रीजिंग प्लेटिनम है जो कितने टेम्परेचर पे है, 2046.65 केल्विन, और इतने प्रेशर पे है। दिस इज़ द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो इतने प्रेशर पे है ये प्लेटिनम का, फ्रीजिंग प्लेटिनम। अब इसके 1/6 लाख स्क्वायर मीटर, यानी जो भी एरिया है 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है यहाँ पर। ओके, दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसका 6 लाख पार्ट। ओके, उसका 6 लाख पार्ट, उसको 6 लाख पार्ट में इस तरह से डिवाइड करिए, और उसका एक पार्ट जो होगा वो है वो एरिया 1/6 लाख स्क्वायर मीटर। तो इस एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जो रेडिएशन निकलेगा या फिर जो इंटेंसिटी निकलेगा, जो लाइट निकलेगा, ऐसे मान के चले कि जो लाइट निकलेगा, उस लाइट का जो लुमिनस इंटेंसिटी होगा वही होगा 1 कैंडेला। ऑलराइट, लेकिन फिर इसको रीडिफाइन किया गया। In 1979, it was redefined as the luminous intensity in the given direction due to the source which emit monochromatic radiations of frequency 540 into 10^12 Hz and of which radiant intensity in that direction is 1/683 watt per steradian। यानी 1 कैंडेला वो लुमिनस इंटेंसिटी है जो एक सोर्स के जरिए इमिट हो रहा है। ये सपोज कि लाइट है, लाइट रेडिएशन है जिसकी लुमिनेट इंटेंसिटी 1 कैंडेला होगी, लेकिन वो कब, जब उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी 540 into 10^12 हर्ज होगा। यानी ये जो रेडिएशन होगा, ये जो लाइट रेडिएशन होगा, ये 1 सेकेंड में इतना बार वाइब्रेट करेगा, 540 into 10^12 हर्ज जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड। तो इतना वाइब्रेशन करेगा, इतना फ्रीक्वेंसी होगा उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं? जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है। अच्छा, कौन सा सिंगल फ्रीक्वेंसी का नहीं है? जैसे मान लीजिए सनलाइट में आप जान रहे हैं कि 7 कलर होता है, मेनली 7 कलर होते हैं, और फिर उसमें से ग्रीन जो होता है अलग अलग तरह का ग्रीन होता है, रेड होता है अलग अलग तरह का रेड होता है। तो उसमें मैनी फ्रीक्वेंसी वाला वो लाइट होता है, दैट इज़ नॉट मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होगा जो सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा। सिंगल फ्रीक्वेंसी में सिंगल कलर। ऑलराइट, तो वो रेडिएशन का वाइब्रेशन, यानी उस लाइट का वाइब्रेशन कितना होगा, इतना होगा, फ्रीक्वेंसी उसका इतना होगा, ऑफ विच रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन, और इसका जो रेडियंट इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, इतना वाट पर स्टेरेडियन। ओके, इतना वाट पर स्टेरेडियन। वाट क्या है? पावर है। स्टेरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल है। यानी इस सॉलिड एंगल में इतना पावर वाला वो लाइट निकलेगा। यानी जो भी लाइट निकल रहा है उसमें क्या चीज़ है ना, इतना फ्रीक्वेंसी है, इतना वाइब्रेशन हो रहा है उस लाइट का, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ओके, और इतने एक स्टेरेडियन पे, उसके एक स्टेरेडियन एंगल पे इतना पावर है उस लाइट का, 1/683 वाट। ऑलराइट, तो
उस लाइट का जो लुमिनस इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, 1 कैंडेला होगा। आप किस डेफिनेशन को लेके चलेंगे, इसी डेफिनेशन को लेके चलेंगे अभी। ऑलराइट, अब है एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 ampere is that constant current which, when flowing through each of the two straight parallel conductor of infinite length of negligible cross section held 1 meter apart in vacuum, exert a mutual force of 2 into 10 by 7 minus 7 न्यूटन पर मीटर, यानी पर मीटर पे इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या बोल रहा है कि 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर होगा और दिस आर इन्फिनाइट स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, 2 कंडक्टर है। इसमें बोला है कि नेग्लिजिबल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे इस पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये ला, दिस इज ऑलमोस्ट सर्कल, तो सर्कल हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन नेग्लिजिबल एरिया बोल रहा है, यानी ये नीडल देख रहे हैं आप, इस नीडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी न्यूक्लियर वाला जो हिस्सा है, आप बोल सकते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, नेग्लिजिबल है इन कंपेयर टू इट्स लेंथ। ओके, तो इन्फिनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं होता है कि तार कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। इन्फिनाइट लेंथ का मतलब ये हुआ कि उसके डायमीटर के मुकाबले उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी कम है। ओके, तो उस तरह का 2 कंडक्टर को लिया गया है, मतलब 2 वायर को लिया गया, आप सोच सकते हैं। अब उस 2 वायर में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वी डोंट नो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, लेकिन आप जानते हैं कि 2 पैरेलल कंडक्टर जब एक दूसरे के सामने रखा रहेगा तो उन लोग एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है, आइदर दे में बी अट्रैक्टेड और रिपल्सिव फोर्स, माने अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव तो कोई भी फोर्स अप्लाई करेगा, वो डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन पे कि दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है। लेकिन यहाँ पर हम ये लेके चलते हैं कि कितना पर न्यूटन पर मीटर में, यानी पर यूनिट लेंथ पे दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ पे। दे मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अगेन दे मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ऑलराइट, तो फोर्स हमारा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ पे, यानी 1 मीटर पे हम बोल सकते हैं पर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, तो ये फोर्स करंट के चलते ही है, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड, 2 मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ रहेंगे तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है उसमें। ऑलराइट, तो ये करंट के चलते हो रहा है, तो वो जो करंट के चलते इतना फोर्स लग रहा है तो उसी करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो इसमें फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा। ऑलराइट, I इक्वल टू 1 एम्पियर। आपको समझ में आया होगा। राइट ना, हम मोल का बात करते हैं। मोल क्या होता है, व्हाट इज द मोल, व्हाट इज 1 मोल? इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स मीन्स एटम एज देयर आर एटम्स इन 12th ग्राम ऑफ कार्बन 12। अगेन कार्बन 12 का बात हो रहा है, यानी कार्बन के उस आइसोटोप का बात हो रहा है जिसका एटॉमिक मास 12 है, सॉरी हाँ एटॉमिक मास 12 है। तो व्हाट इज 1 मोल ना, कार्बन के 12 ग्राम में, कौन सा कार्बन, कार्बन 12, इसका 12 ग्राम में जितना अमाउंट ऑफ मैटर होता है, जितना अमाउंट ऑफ मैटर होता है, जितना अमाउंट ऑफ मैटर होता है, यानी जितने सारे एटम होते हैं, बोल सकते हैं जितने सारे एटम होते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर और एटम, जितने सारे एटम होते हैं कोई भी सब्सटेंस में, वही एटम्स की संख्या को कहा गया है 1 मोल। तो एक मोल 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने सारे एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। यानी एक मोल, अगर हम कोई भी एक मोल मैटर का बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक मोल ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, एक मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोल दिया मतलब ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1 मोल O2। तो कितने सारे 6.023 इंटू 10⁻23 व्हाट मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम का बात करूं तो 1 मोल ऑफ सोडियम जो होता है उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। समझ में आया? तो 1 मोल का मतलब हो गया कि इतने सारे संख्या का परमाणु यानी एटम या फिर अणु यानी मॉलिक्यूल या फिर आयंस। ओके, अगेन इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है which contains the same number of elementary units, वो उतना ही एलिमेंट्री यूनिट्स को कंटेन करता है जितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होता है। तो
तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना सारे एटम होते हैं, इतने सारे एटम होते हैं। तो कोई भी 1 मोल सब्सटेंस में कितने सारे एटम होंगे, इतने ही एटम्स होंगे। ऑलराइट, तो लेक्चर में हमने बात किया अभी फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन पे। अभी हम बात करेंगे रेडियन और स्टेरेडियन पे। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड दे आर रेडियन एंड स्टेरेडियन। व्हाट इज रेडियन? हमने एंगल का मेजरमेंट हमेशा डिग्री में किया है। जैसे ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। बट रेडियन में हम इसको कितना कहते हैं, π/2 रेडियन कहते हैं। ये कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। रेडियन में इसे कितना कहते हैं, पाई रेडियन कहते हैं। ओके, तो रेडियन को सी से दिखाते हैं, ऐसे सी से। लेकिन ये रेडियन है क्या, उसी के बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो 1 रेडियन क्या होता है ना, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए 1 रेडियन कौन सा एंगल होगा ना, जो एंगल हम खींचेंगे उसका रेडियस और उसका आर्क का लेंथ अगर इक्वल है तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज 1 रेडियन, दैट इज 1 रेडियन। ऑलराइट, तो इस फिगर में हम बात किए हैं कि एक जो हमारा सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल का ही एक पार्ट है, इस सर्कल का ही एक पार्ट है जिसका ये आर्क हो गया, दैट इज ds, ये रेडियस हो गया, दैट इज r। ओके, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज d थीटा, बट व्हेन द d थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, व्हेन ds एंड that means the length of arc and length of the radius will be equal. Okay, so we know that the formula angle is equal to arc by radius, angle is equal to arc by radius and that is radian। ये आपका डिग्री में गलत हो जाएगा, ये आपका डिग्री के लिए नहीं है। अगर आप एंगल का मेजरमेंट डिग्री के लिए डिग्री में कर रहे हैं तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आप रेडियन में मेजर करेंगे। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, रेडियन। ओके, देन d थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन व्हेन ds इज इक्वल टू 1 यूनिट, r इज इक्वल टू 1 यूनिट। जब मतलब आर्क और रेडियस दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तब हम कहेंगे कि हमारा जो एंगल है वो 1 रेडियन का है। दैट इज क्लियर। ओके, नाउ स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल होता है। अच्छा, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्लेन एंगल वो होता है जिसको हम लोग एक्स और वाई एक्सेस पे खींच सकते हैं। जैसे एंगल बना दिए, एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, तो जो एंगल बनाए ये प्लेन एंगल होगा। जैसे 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री मीन्स π/6 रेडियन। ओके, तो ये हो गया प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे आप बर्थडे वाला कैप देखे होंगे, तो बर्थडे वाला कैप वो क्या होता है, कोन टाइप का होता है, इस तरह से होता है, तो ये सॉलिड एंगल हो गया। ऑलराइट, तो 1 स्टेरेडियन क्या होता है? ये सिमिलर काइंड ऑफ डेफिनेशन है। 1 स्टेरेडियन क्या होता है ना, वो सॉलिड एंगल जो सेंटर स्फीयर का, यहाँ पर सर्कल था, यहाँ पर हम लोग क्या लिए, 3D फिगर लिए, स्फीयर लिए। ओके, स्फीयर का by its surface whose area is equal to the square of the radius of the surface. So suppose that is sphere. Okay, that is sphere, that is the center of the sphere. These are the radius of the sphere, that is r, that is r. Now the area, that is the area, that will be dA. Okay, तो उसके एरिया के जरिए जितना सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल दैट इज d ओमेगा। नाउ डी ओमेगा इक्वल टू dA बाई आर का स्क्वायर। वहाँ पर क्या था, ds बाई आर था, यहाँ पर एरिया और यहाँ पर आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। नाउ अगर dA और आर का स्क्वायर बराबर होता है, मान लेते हैं दोनों ही 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 स्टेरेडियन। ऑन दैट टाइम d ओमेगा इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। वेरी क्लियर। यहाँ अगर हम एरिया का बात करें, अगर हम इसको कैपिटल आर लेके चलें, ये जो सर्कल टाइप का बना है स्फीयर में जो एरिया बना है दैट इज कैपिटल आर, अगर उसका रेडियस, तो उसका एरिया क्या होगा, डी इक्वल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यानी हम बोल सकते हैं कि पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर हो। ऑलराइट, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, यही उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर किसी चीज़ में आपको दिक्कत महसूस हुई तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और उन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें इसको माने पहुंचाइए जिन लोग कोचिंग की वजह से अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे एडवांटेज, ऐसा यूनिट का एडवांटेज क्या है। आपने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट, और सिस्टम ऑफ यूनिट में हम ऐसा यूनिट को ही आज लेके चलते हैं, तो क्या एडवांटेज है उसके, और हम लोग अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम पे बात करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।